हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो कल हमने पढ़ा था अपना एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड, राइट? जो कि होता था सेम कर्व में। उसके बाद पर वो किस वजह से होता था एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड? ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था, अब ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स और फैक्टर्स भी होते हैं प्राइस के अलावा विच इफेक्ट द डिमांड, राइट? तो जब बाकी फैक्टर्स चेंज होते हैं, राइट, तब हम क्या टर्म यूज करते थे? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड से हमारा जो डिमांड कर्व था वो क्या हो जाता था? शिफ्ट हो जाता था। ओके, तो आज हम उसको एक थोड़ा सा हम समराइज करते हैं, राइट? तो आप लिखिए मेरे साथ। ठीक, चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से लिखिए एक बार। ये तो हम कल लिख चुके थे। मूवमेंट along demand curve versus shift of curve। अब तक आपको इतना पता चल ही चुका होगा कि मैं ये किसके बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं बोल रही हूँ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्या? एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। जब एक ही कर्व में ऊपर नीचे मूवमेंट होती थी, राइट, एंड इट वाज ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस। बट अगर बाकी अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, जैसे कि चेंज इन इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, राइट, तो हमारा होता है क्या? शिफ्ट ऑफ कर्व। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज है एंड वी आर गोइंग टू समराइज दिस टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइड हम लिख लेते हैं, मूवमेंट along डिमांड कर्व। ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो देखते हैं, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व में ऊपर नीचे मूवमेंट होती थी। तो याद कीजिए क्या पढ़ा था हमने? वो क्यों होती थी? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस ऊपर नीचे हो जाते थे तो क्वांटिटी घटती बढ़ती रहती थी। ओके, तो इट शोज, और उसको हम क्या नाम देते थे? एक और चीज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी हम प्राइस की बात करते थे तो हम क्या टर्म यूज करते थे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जबकि अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करते थे तो हम क्या टर्म यूज करते थे? चेंज इन डिमांड। ओके, तो इट शोज change in quantity demanded. Okay, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व एक नया डिमांड कर्व बन जाता है, राइट? इट शोज चेंज इन डिमांड। अगला पॉइंट, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जबकि ये क्यों होता था? इट अकर्स ड्यू टू
change in other factors affecting the demand. ठीक है. It occurs due to change in other factors affecting the demand, that is other than price. For example, ठीक है, change in income, change in price of related goods, change in taste and preference, etc. ओके. उसके बाद और भी है इसमें डिफरेंस, राइट? तो आपने कल का रिवाइज किया होगा तो ये आपको आज अच्छे से समझ आ रहा होगा. ठीक है. मूवमेंट इज देयर ऑन द सेम डिमांड कर्व, जबकि यहाँ पे आपको पता ही था सेम डिमांड कर्व तो होता नहीं था, इनफैक्ट हमारा कर्व ही चेंज हो जाता था. ओके. तो इट शिफ्ट्स द डिमांड, it shifts the demand curve. इस पे आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, सेम डिमांड कर्व. ओके. यहाँ पे आप करिए इट शिफ्ट्स द डिमांड कर्व either on left or on right. या तो आपका डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो ना, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है D1. अदर फैक्टर्स की वजह से एक नया डिमांड कर्व आ जा रहा था, या तो वो यहाँ भी आ सकता है या फिर यहाँ पे भी आ सकता है. यहाँ आना अच्छी बात है, ठीक है, फेवरेबल चेंज. बट D3 पे जाना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि D3 पे जाना मतलब क्वांटिटी क्या हो रही है, कम. और D2 पे जाना मतलब क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. ठीक है. चलिए, अब है आपका एक लास्ट पॉइंट, हम इस पे डिफरेंस का नोट डाउन कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. तो ये आपका, इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे जो मूवमेंट्स होती हैं उसको हम नाम देते हैं एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन. ओके. और जो यहाँ पे होती हैं उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है. और हम इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं. ठीक है. अगर मैं इसका डायग्राम बात करूं तो कैसा होता था, वही प्राइस पहले है P1, P1 पे खरीदी जा रही है कितनी क्वांटिटी, Q1, और प्राइस हो गए, गिर गए, P2 हो गए. तो प्राइस गिरेंगे तो क्वांटिटी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, Q2. ठीक है. तो इस टाइप का ग्राफ आप कुछ देंगे, इस एक्सिस पे आपको पता ही है, वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, प्राइस, और एक्स एक्सिस में हम क्या रखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड.
ओके, एक इसका भी ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। प्राइस है पी, राइट। इस प्राइस पे पहले खरीदी जा रही थी इतनी इतनी क्वांटिटी, ओके, Q1। तो ये था हमारा डिमांड, तो दिस इज अवर डिमांड कर्व। अब हमने पढ़ा था ना, इंक्रीज और डिक्रीज किस वजह से होता है। जैसे अगर मेरी इनकम बढ़ गई है तो अब मैं उसी प्राइस में, प्राइस घटने का वेट नहीं करूंगी, राइट। जनरली क्या होता है कि जब प्राइस घटते हैं तो इंसान ज्यादा चीज खरीदता है, राइट। बट यहाँ पे मेरी इनकम बढ़ गई है तो मेरे को प्राइस का वेट नहीं करना है, तो मैंने उसी प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी खरीद ली, ओके। तो दिस इज क्वांटिटी टू, नया पॉइंट आया, दिस इज न्यू पॉइंट। तो ये था मेरा D1, ये था मेरा D2। हो सकता है मेरी इनकम और बढ़ गई और फेवरेबल चेंजेस आ गए, तो अब उसी प्राइस में आई एम परचेजिंग मोर क्वांटिटी Q3। तो दिस इज द पॉइंट, ये मेरे पास नया पॉइंट है डिमांड कर्व, राइट। तो डिमांड कर्व मैंने बनाया तो ये आ गया D3, ओके। तो ये दोनों के हमने ग्राफ भी देख लिए। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर अब कितने प्रकार की डिमांड्स होती हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले होती है, एक डिमांड होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। नाउ व्हाट इज दिस क्रॉस डिमांड, राइट। तो लिख लीजिए, व्हेन द प्राइस ऑफ commodity X affect the demand of commodity Y, okay. That is change in change in demand demand of one commodity due to change in price of interrelated commodity. Interrelated commodity, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सब्सटीट्यूट गुड्स, लिख लीजिए पहले फिर समझते हैं एक साथ, कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, ओके। टी, कॉफी। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कीप राइटिंग विद मी, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो अगर एक के प्राइस बढ़ते हैं तो
दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल कार पेट्रोल। ठीक है, तो आ जाओ डेफिनेशन देखते हैं। पहले हमने पढ़ी क्रॉस डिमांड। इसकी डेफिनेशन थी व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इफेक्ट द डिमांड ऑफ कमोडिटी वाई। बोलने का मतलब ये है, कभी कभार अब देखो, अगर मैं बात करूं एप्पल के प्राइस, अगर मैं बात करूं, सपोज ये रफ में लिख रही हूं मैं, कि एप्पल के प्राइस बढ़ने से एप्पल की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, राइट तो यहाँ पे एप्पल के ही प्राइस के बारे में बात हो रही है और एप्पल की ही क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो एक ही प्रोडक्ट की बात की जा रही है ना, राइट तो जनरली हम एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, पर जो ये क्रॉस डिमांड है इस पे हम एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम दो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। हमने क्या देखा, कभी कभार ये देखने को मिलता है कि एक चीज के प्राइस जब बढ़ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट ना दूसरी चीज की डिमांड पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट जैसे कि अगर हम सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करें, सब्सटीट्यूट गुड्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो एक दूसरे की जगह इजीली यूज किए जा सकते हैं, विच कैन रिप्लेस ईच अदर वेरी इजीली, राइट जैसे कि टी की जगह आई कैन कंज्यूम कॉफी। अगर कभी टी के प्राइसेस, चाय पत्ते के प्राइसेस हाई हो जाते हैं, तो लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, चाय पीना बंद कर देते हैं, कॉफी पी लेते हैं, एक ही तो बात है, राइट तो हमने क्या देखा, टी के प्राइस बढ़ने से, टी को हमने एक्स मान लिया, राइट एक्स के प्राइस बढ़ गए तो उससे क्या हुआ, कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो गई, बढ़ गई। तो कॉफी को हमने वाई माना है, राइट कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है, यहाँ पे बढ़ गई है। किस वजह से बढ़ी है, टी के प्राइसेस की वजह से कॉफी की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग कमोडिटीज की बात कर रहे हैं ना, एक चीज का प्राइस की बात कर रहे हैं तो दूसरी चीज की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा केस हो गया, इंटर रिलेटेड कमोडिटीज का केस हो गया। तो इसको हम क्रॉस डिमांड भी बोल सकते हैं, क्रॉस क्रॉस कनेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे के बिना वो इस्तेमाल नहीं होते, जैसे कि इंक एंड पेन, राइट कार एंड पेट्रोल। ठीक है, अब यहां पे कैसा रिलेशन आपको दिखता है कि अगर सपोज करो कार के प्राइस हाई हाई हो गए, ठीक है एक्स कार है, कार के प्राइस हाई हो गए हैं तो क्या होगा, कार की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। ओके, तो जब कार की डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमने क्या देखा कि आपका जो ये रिलेशन होता है, आप हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एरोस की डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है, इसका मतलब कैसा रिलेशन है, इनवर्स, राइट या नेगेटिव। जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप देख रहे हैं दोनों एरोज का डायरेक्शन सेम है, तो कैसे रिलेशनशिप है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप माना जाएगा या डायरेक्ट रिलेशनशिप माना जाएगा। ओके, तो ये both of these substitute goods and complementary goods, these are cases of क्या, cross demand, where we are talking about price of one particular thing and quantity demanded of other particular thing. Okay, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में दे रखा है, दैट इज, पहले डिमांड हम पढ़ चुके हैं क्रॉस डिमांड, राइट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जॉइंट डिमांड। ये भी कुछ वैसा सा ही केस है, राइट when two commodities are jointly demanded, when two commodities are, जब एक दो commodities एक साथ डिमांड की जा रही हैं, राइट joint demand occurs when demand for two goods are interdependent
ओके, एग्जाम्पल, प्रिंटर एंड इंक। ये कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब दो गुड्स एक साथ मांगे जा रहे हैं, राइट, अगर मुझे प्रिंटर चाहिए तो ऑब्वियसली मैं इंक की भी डिमांड करूंगी। ओके, अब रेजर बॉयज खरीदते हैं तो उसके साथ रेजर की ब्लेड्स भी खरीदेंगे। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपको पता ही है। अगर मैं एग्जांपल बनाऊं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हमने पढ़ा था ना, अगर प्रिंटर के प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो प्रिंटर की डिमांड कम हो जाएगी, तो एज अ रिजल्ट इंक की डिमांड क्या हो जाएगी? डाउन आ जाएगी। तो प्रिंट प्राइस अगर ऊपर जाते हैं तो इंक की डिमांड नीचे आती है। तो कैसा रिलेशन दिखता था? कैसा दिखता था? एरोस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती थी, एक एरो ऊपर जा रहा है तो दूसरे का एरो नीचे आ रहा है, राइट। तो ये होता था इनवर्स रिलेशन। ओके, तो हम देख भी लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। इस तरफ हम रखेंगे प्राइस ऑफ प्रिंटर, ओके, इस तरफ हम रख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ इंक। ठीक है, अगर पहले प्रिंटर का प्राइस प्राइस यहाँ पे हमने दो रखे हैं, एक 180, एक 160। ओके, ठीक है, जब 180 प्राइस था प्रिंटर का तो कितनी क्वांटिटी ऑफ इंक बिक रही थी? 320। अब प्रिंटर का प्राइस सस्ता हो चुका है 160, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ इंक बिक रही है हमारी? 400। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर प्राइस घटते हैं, कम होते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इट विल इंक्रीज। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। किस वजह से बढ़ी? ड्यू टू फॉल इन प्राइस। ठीक है, तो प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एरोस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट। तो वी कैन से द रिलेशनशिप बिटवीन price and quantity demanded in case of complementary goods is inverse, right? तो ये हम कौन सा केस कर रहे थे? जॉइंट डिमांड का केस कर रहे थे, एंड हियर वी टुक द एग्जांपल ऑफ प्रिंटर एंड इंक। तो if two goods are in joint demand, they will have a high and negative इनवर्स रिलेशन होता था ना, या फिर नेगेटिव भी बोल सकते हैं। दे विल हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब a fall in price of printer will lead to an increase in demand of ink। ठीक है, ठीक है, डिमांड फॉर ज्यादा बेटर लगेगा, डिमांड फॉर इंक। ठीक है, if two goods are in joint demand, they will have a high and negative cross elasticity of, that is a fall in price of printer। अगर printer का price fall करेगा तो it will lead to an increase in demand for ink। okay, इसके बाद हमारा एक दूसरे टाइप की डिमांड है, थर्ड
कंपोजिट और मिक्स्ड डिमांड। क्या होता है ये? when 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 the demand of a product when the demand of a product arises due to multiple factors। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं when a good is demanded when a good is demanded for two or more different uses। For example, you may want a sheep अगर आपके पास होगी तो आप चाहे तो उससे वूल निकालें। ठीक है, या फिर मटन भी बना के खा सकते हैं। तो हमने देखा ना शीप के डिफरेंट यूजेस हैं। उसी प्रकार से कई सारी चीजें और होती हैं जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, तो कंपोजिट का लिख लीजिए। when good is demanded due to different uses। when good is demanded due to different uses। ठीक है, तो हमने देखा कभी कभार कुछ गुड्स मैं इसीलिए डिमांड करती हूँ क्योंकि उनके ना बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे सपोज करो मिल्क, पहले मिल्क महंगा था तो घर के सिर्फ छोटे बच्चों को दिया जाता था मिल्क, या बुजुर्ग ओल्ड लोगों को दिया जाता था, राइट। तो कम यूज किया जाता था मिल्क का। बट जब मिल्क सस्ता हो गया, राइट, तो अब हमने ज्यादा से ज्यादा मिल्क खरीदना शुरू कर दिया। बच्चों और बुजुर्गों को तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ और चीजें भी तो की जा सकती हैं दूध से, क्योंकि दूध अब सस्ता हो चुका है। पनीर बनाया जा सकता है, यू कैन मेक स्वीट्स, ठीक है, यू कैन मेक कर्ड एट होम, राइट। तो आप मिल्क से बहुत सारे मल्टीपल यूजेस आप मिल्क के कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए जिन चीजों के ना मल्टीपल यूजेस होते हैं उन चीजों में क्या देखा जाता है कि अगर उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम और चीजों में भी उस गुड्स को लगाएंगे। बट इसके कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरी चीज लो, मेडिसिन, दवाई। क्या दवाई का मल्टीपल यूजेस है? नहीं, दवाई का तो एक ही यूज है, बीमारी में खाई जाती है। तो अगर दवाई के प्राइस घट गए तो क्या दवाई की डिमांड बढ़ेगी? नो। क्यों? क्योंकि दवाई का मल्टीपल यूज नहीं है, सिंगल यूज है। बट मिल्क का क्योंकि मल्टीपल यूज है, तो जब मिल्क के प्राइस कम हो जाते हैं तो मिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज नाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल अदर पर्पसेस। इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी भी है। पहले इलेक्ट्रिसिटी महंगी थी तो मैं सिर्फ फ्रिज वगैरह चला रही थी इलेक्ट्रिसिटी से, बट अब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई है तो मैंने इलेक्ट्रिक कुकर ले लिया है, राइस भी कुकर में बना रही हूँ, राइट। मैंने इंडक्शन पे खाना बना रही हूँ, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब प्राइस कम हुए तो उसकी डिमांड ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। तो एंड सेम गोज विद वाटर। तो ये था आपका केस ऑफ कंपोजिट और मिक्स्ड डिमांड। अगला इज
derived demand, the demand which depends on the demand of final product. The demand which depends on the demand of final product. इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल से पता चल जाएगा. एग्जाम्पल, money, labor, factors of production, bricks, cement, etc. ठीक है. तो उसके हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे. अब देखो, इन सब चीजों की डिमांड ना किसके ऊपर डिपेंड होती है? फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होती है. कैसे? अब देखो ना, अगर मैं लेबर की बात करूं तो आई विल राइट हियर इन हिंदी, कितनी लेबर आपको चाहिए डिपेंड्स ऑन द फाइनल आउटपुट राइट. फाइनल आउटपुट यू वांट. देखो ना, मैंने सोचा कि मुझे 10 फाइनल प्रोडक्ट बनाने हैं, मुझे 10 यूनिट्स बनानी है, तो मैं उसी हिसाब से क्या करूंगी? लेबर हायर करूंगी ना, उसी हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदूंगी. उसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो सारी चीजें मुझे हेल्प करने में, प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, राइट. तो ये सारे क्या माने जाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स चाहिए? तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे कितना बड़ा घर बनाना है. तो राइट, कितना पैसा चाहिए वो भी डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा घर बनना है. राइट, कितना सीमेंट चाहिए वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितना बड़ा घर बन रहा है. राइट. तो वही है क्या, ये सब चीजें जो है ना, इनकी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड होती है? ऑन फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. तो we can say demand for labor is derived from demand for finished goods. ठीक है. उसके बाद अगला है हमारे पास ऑटोनोमस डिमांड. ऑटोनोमस डिमांड, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट. ऑटोनोमस शब्द का मतलब होता है क्या? इंडिपेंडेंट. राइट. तो डिमांड which is created by its own example, desire to eat food, right. तो कुछ कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं जो अपने आप ही ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती हैं, जैसे कि मेरा मन कर रहा है खाना खाने का, राइट. तो ये इंडिपेंडेंट डिमांड है, ये किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट. इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में हमने ये पढ़ा था ना, डिराइव डिमांड वो होती हैं जैसे कि लेबर की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? लेबर कितनी चाहिए? इट विल डिपेंड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट यू वांट टू मैन्युफैक्चर. ठीक है. तो ये हो गई रिलेटेड डिराइव डिमांड.
जबकि ये क्या होगी, ऑटोनोमस, राइट, या इंडिपेंडेंट, ये किसी चीज से डिराइव नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक बार हम बुक में देख लेते हैं। कल हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड पे करना था हमने, राइट। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होता है, मैंने बताया था, डिमांड कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। प्राइस का हम पढ़ चुके हैं, तो जो अदर फैक्टर्स है, इनकम, टेस्ट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, अगर ये चेंज होते हैं तब क्या कॉन्सेप्ट आता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है। तो आपके सामने उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जब पहले आपकी इनकम थी 20,000 रुपये पर मंथ, राइट, तो 5 रुपए में मैं कितनी यूनिट्स खरीद सकती थी, 10 यूनिट्स। बट जब मेरी इनकम हुई 25,000, तो अब मैं 5 रुपए में ही कितनी यूनिट्स खरीद पा रही हूँ, 15 यूनिट्स। ठीक है, जब मेरी इनकम 20,000 थी और मार्केट में प्राइस चल रहा था कितना, 4 रुपए, तो मैं कितनी यूनिट्स परचेज कर पाती थी, 15 यूनिट। तो और जब मेरी इनकम बढ़ गई, 25,000 हो गई, तो 4 रुपए में ही मैं कितनी यूनिट्स खरीद रही हूँ, 20, राइट। तो सबसे पहले अब आप ग्राफ प्लॉट कर लें, सबसे पहले इन दोनों को लेके, ठीक है, दिस प्राइस एंड ये 20,000 वाली क्वांटिटी। उसके बाद अगला ग्राफ आप बनाएंगे किस किस का, प्राइस और क्या रख के, ये क्वांटिटी डिमांडेड रख के, ठीक है। तो जब हमने पहले प्राइस और ये 20,000 वाली इनकम का बनाया तो हमारे पास आ गया डी। उसके बाद हमने प्राइस और 25,000 वाली इनकम का बनाया तो हमारे पास आ गया D1, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ओके। किस वजह से शिफ्ट हुआ, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अगर मेरा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, तो क्यों शिफ्ट कर रहा था, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब सेम प्राइस पे पहले मैं कम क्वांटिटी खरीद रही थी, अब सेम प्राइस पे मैं ज्यादा खरीद रही हूँ, तो राइटवर्ड शिफ्ट होना तो अच्छी बात है ना, पहले डिमांड कर्व ये था, अब ये हो गया, तो राइटवर्ड शिफ्ट होना इज अ फेवरेबल थिंग, गुड थिंग, इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है एट सेम प्राइस। बट अगर पहले इस प्राइस पे मैं खरीद रही थी एक्स यूनिट्स, अब मेरी इनकम कम हो गई है, तो उसी प्राइस में मैं परचेज कर रही हूँ इतनी यूनिट्स, तो ये क्या है, दीज आर अनफेवरेबल चेंजेस। तो अगर ये कर्व मेरा शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड, इसका मतलब ये अनफेवरेबल शिफ्ट है, और अगर ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है, इसका मतलब ये एक अच्छा क्या है, संकेत है। तो राइटवर्ड शिफ्ट होना मतलब मोर इज डिमांडेड एट ईच प्राइस and it is due to rise in income, right, fall in price of a complement goods, change in taste in favor of this commodity. लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, नाउ दे आर प्रेफरिंग मोर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, इन स्पाइट ऑफ एक ही प्राइस गिरा नहीं है, फिर भी लोग अब इस चीज को और ज्यादा खरीद रहे हैं, तो अच्छी बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, तो उसी प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी डिमांड हो रही है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब अनफेवरेबल चेंज है, इसका मतलब डिमांड गिर गई है, किस वजह से हो रही है, प्राइस नहीं बढ़ा है, डिमांड क्यों गिरी है यहाँ पे, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, हमने कर लिया। मूवमेंट अलोंग मतलब एक ही डिमांड कर्व में ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, किस वजह से होती थी, प्राइजेस की वजह से, तो उसको हम क्या नाम देते थे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किस वजह से होता था, ड्यू टू प्राइस चेंजेस, ठीक है। तो जब इकोनॉमिस्ट बात करेगा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, तो तुम समझ जाना कि कर्व शिफ्ट हो रहा है, और अगर वो बोलेगा इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो समझ जाना कि एक ही कर्व में ऊपर नीचे जाने की बात कर रहा है। तो व्हेन द इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब ही मींस मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, और उसको हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। वो किस वजह से होता था, ड्यू टू फॉल और राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इन शॉर्ट, चेंज इन डिमांड का मतलब कर्व ही चेंज हो जाना, शिफ्ट हो जाना, ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ गुड्स, एटसेट्रा। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड,
एक ही कर्व में ऊपर नीचे हो रहा है, इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। ओके, बाकी हम इलास्टिसिटी कल डिस्कस करेंगे। एंड मेनी ऑफ यू वर आस्किंग क्वेश्चंस कि मैम कुछ टॉपिक रह गए हैं। डोंट वरी, अभी आप मेरे हिसाब से कवर करते रहिए, जो आपका बचेगा वो मैं लास्ट में कवर कराऊंगी, राइट? पर जो अभी रेलेवेंट है उसको मैं पहले कवर करा रही हूँ। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।